नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे यहाँ पे जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की जो तैयारी है आपकी 2024 की करवाई जा रही है। और डेली बेसिस पे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है। क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे। एग्जाम होने की संभावना आपकी अगस्त के महीने में निकल के आ रही है, तो हो सकता है कि अगस्त में जो आपका एग्जाम का डेट आ जाए। ठीक है, क्लियर है। बाकी क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की क्लास जो है सुबह 10 बजे डेली आपको इसी टाइम हमारे चैनल पे देखने को मिलती है, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। एक क्लास आपकी और बनाई जाएगी जो कि रीजनिंग और मैथ्स की होगी, आपको उसका भी टाइम बता दिया जाएगा। ठीक है। बाकी अगर आपका हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का भी आपसे को लिंक मिलेगा, परीक्षा की शिक्षा नाम का। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे जो क्लास का अपडेट है साथ ही आपको सभी को दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है क्या है, छूटती नहीं है। तो आप लोग वहाँ पे आके जुड़ जाइएगा। ठीक है, वहाँ पे डेली बेसिस आपको क्लास का जो है अपडेट दे दिया जाता है मैन्युअली। ठीक है, तो चले क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और सभी से आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे उसमें से आप लोग मार्क करके बताइएगा आपने कितने में से कितने क्वेश्चन जो है राइट किए हैं। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन से वेद से हमें संगीत संबंधी विशद जानकारी प्राप्त होती है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन से वेद से हमें जो है संगीत संबंधी विशद जानकारी प्राप्त होती है, ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या अथर्ववेद से। तो आपका राइट आंसर हो साथियों सामवेद, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट आंसर है। ठीक है, सामवेद से हमें संगीत संबंधी विशद जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, भारतीय संगीत की उत्पत्ति जो है सामवेद से मानी जाती है। इसमें जो है मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका दूसरा नंबर क्या देगा, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में केवल एक सीट है, बताइए। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में केवल एक सीट है, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा साथियों, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम राज्य में लोकसभा निर्वाचन की केवल एक सीट है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, और आपकी जो है त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। ठीक है, इनकी कितनी सीटें हैं, तो इनकी दो दो सीटें हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और मिजोरम की केवल एक सीट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका तीसरा नंबर, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, क्या दिया गया, एरे एलेनोर रूजवेल्ट। ठीक है, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति की अध्यक्ष एलेनोर रोजवेल्ट थी। ठीक है, याद रखिएगा रूजवेल्ट। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, एलेनोर रूजवेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की पत्नी थी। ठीक है, याद रखिएगा कौन थी ये और क्या थी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा। आपका चौथा नंबर, थाल घाट दर्रा निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। थाल घाट दर्रा जो है निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, पूर्वी घाट, अरावली, पश्चिमी घाट या विंध्याचल। तो आपका राइट आंसर साथियों पश्चिमी घाट का जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर। थालघाट दर्रा जो है महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट में स्थित है। यह दर्रा जो है नासिक को मुंबई से जोड़ता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, थालघाट दर्रा जो है कहाँ पर स्थित है,
तो पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका है 5वां नंबर, पूछा गया आपका, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी? बताइए, ब्रह्म समाज की, प्रार्थना समाज की, आर्य समाज की, या देव समाज की? राजा राम मोहन राय ने जो है किसकी स्थापना की थी? तो आपका सही उत्तर साथियों ब्रह्म समाज की, जो आपका ए लवी कब देगा, आपका सही उत्तर, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना आपकी राजा राम मोहन राय ने वर्ष आपका 1828 ईस्वी में किया था, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा, आपका है 6वां नंबर। क्या देगा? पर्यावरण मित्र ईंधन गैसों हॉल किससे के मिश्रण से बनता है? बताइए। पर्यावरण मित्र ईंधन, ठीक है। पर्यावरण मित्र ईंधन पूछा है हमसे, गैसें हॉल किसके मिश्रण से बनता है? पेट्रोल तथा इथेनॉल से, ठीक है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से गैसें हॉल जो है बनता है, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? यह जो है गन्ने के रस से प्राप्त इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर प्राप्त किया जाता है, ठीक। इसमें जो है पेट्रोल तथा इथेनॉल की मात्रा क्रमशः पेट्रोल की आपकी 90% और इथेनॉल की 10% होती है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, आपका है 7वां नंबर क्वेश्चन। क्या देगा? अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा? बताइए, अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर आपका विंस मैसिव है, ठीक है। विंसन्स मैसिव, विंसन्स मैसिव है, तो जो आपका दिया गया इसी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर आपका विंसन मैसिव है। अगला है आपका साथियों 8वां प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, भारतीय संविधान में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या रिक्त स्थान से अधिक और रिक्त स्थान से कम नहीं होती है। बताइए, कितनी सी अधिक और कितने से कम नहीं होती है? भारतीय संविधान में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है कितने से अधिक और कितने से कम नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाए साथियों 500 से अधिक और 60 से कम नहीं होती है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है 500 से अधिक और 60 से कम नहीं होती है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा राज्यों का निचला सदन या लोकप्रिय सदन होता है, ठीक है। इनके सदस्यों का निर्वाचन जो है जनता करती है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? ठीक है, बताइए किस प्रकार के वन जो है मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं साथियों? टेट्रा वन के, तुंड्रा वन के, समशीतोष्ण वन के, या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों टुंड्रा वन के, ठीक है। जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा साथियों आपका सही उत्तर, टुंड्रा वन मुख्यतः जो है शैवालों तथा काई से बने होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ा जाएगा, आपका है क्वेश्चन नंबर 10वां। बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, मानव हृदय का दाहिना भाग रिक्त स्थान रक्त प्राप्त करता है, कैसा? शुद्ध, अशुद्ध, मिश्रित, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, मानव हृदय का दाहिना भाग कैसा रक्त प्राप्त करता है? तो याद रखिएगा दाहिना भाग हमेशा अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो इसको है, मानव हृदय के इस भाग में उच्च महाशिरा एवं निम्न महाशिरा द्वारा शरीर का अनऑक्सीकृत यानी कि बिना ऑक्सीजन वाला रक्त आता है, ठीक है। मानव हृदय 4 कोष्ठीय होता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, 11 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बताइए, खानवा का जो युद्ध है किसके किसके बीच लड़ा गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो खानवा का युद्ध अगर देखा जाएगा साथियों, तो लड़ा गया था आपका बाबर और राणा सांगा के बीच में, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा 1527 ईस्वी में, ठीक है। क्लियर हो गया इसका, 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच जो है खानवा का युद्ध हुआ। बाबर ने इस युद्ध में जो है जिहाद का नारा दिया था और विजय उपरांत जो है गाजी की उपाधि जो है धारण की थी, ठीक है। क्लियर से को चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 12 नंबर प्रश्न। बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? बताइए, सती प्रथा का जो अंत है किस गवर्नर जनरल के शासन काल में हुआ था, मतलब कार्यकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सर,
लॉर्ड विलियम बेंटिंक के, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया इसका। सती प्रथा का अंत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में 1829 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ेंगे, आपका है 13 नंबर क्वेश्चन, बताने की कोशिश करेंगे साथियों, आपका निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है आंखों से संबंधित है, कौन सा रोग जो है आंखों से संबंधित रोग है, मोतियाबिंद, रतौंधी या ट्रेकोमा। तो ये सभी के सभी जो रोग यहाँ पे आंखों से संबंधित रोग हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका एड्रेस है, मोतियाबिंद, रतौंधी और ट्रेकोमा, ये सभी रोग जो है आंखों से संबंधित है, ठीक है, क्लियर है। रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 14 नंबर प्रश्न, क्या देगा, निम्न में से किसे जो है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जो जाता है, निम्न में से किसे जो है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, फिरोज शाह मेहता को या डब्ल्यू से बनर्जी को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे दादा भाई नौरोजी को, ठीक है, जो आपका ये लवी कप देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जो है जाना जाता है, ठीक, क्लियर है। नौरोजी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार सदस्य मतलब अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है, इन्होंने ही सर्वप्रथम धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। दादा भाई नौरोजी जो है ब्रिटेन की संसद में चुनकर पहुंचने वाले पहले एशियाई थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, आपका है 15 नंबर, क्या देगा, विद्युत सेल में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है, बताइए, विद्युत सेल में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है। तो विद्युत सेल में आपकी रासायनिक ऊर्जा निहित होती है, ठीक है, क्लियर है। जो आपका दिया गया ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, विद्युत सेल में आपके रासायनिक ऊर्जा निहित होती है जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला है आपका साथियों 16 नंबर, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए निम्न में से कौन सी रीट यानी कि न्यायालय आदेश की आवश्यकता पड़ेगी, बताइए, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए कौन सी रीट की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की, जो आपका सील विकल्प देगा साथी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जो है जारी की जाती है, ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत जो है यह भी आपातकाल में भी यह जो है रीट निलंबित नहीं की जा सकती, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। जब आपातकाल लगेगा तो भी यह रीट जो दी गई है आपके निलंबित नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, आपका है 17 नंबर, क्या है, वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि को क्या कहते हैं, बताइए, ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि को क्या कहते हैं। तो वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि को आपका ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, ठीक है, जो आपका पहला ऑप्शन देगा साथियों आपका सही उत्तर वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि को आपका ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे 18 नंबर, सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था, बताइए, सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था। आइजैक न्यूटन ने, चार्ल्स डार्विन ने, मैरी क्यूरी ने या अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो सापेक्षता का सिद्धांत जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने विकसित किया था, ठीक है, जो आपका डेल ऑप्शन देगा साथियों आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, क्लियर सही को। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका है 19 नंबर, क्या देगा, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित होते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी जो है किस खेल से संबंधित है, तो कर्णम मल्लेश्वरी आपके भारोत्तोलन से संबंधित, ठीक है, भारोत्तोलन से संबंधित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर, कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन खेल से संबंधित है, ठीक है, यह ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका 20 नंबर, क्या देगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है, बताइए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है कितने वर्षों के लिए होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 6 वर्ष या तो 65 वर्ष की आयु के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, और इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में।
चलिए, या तो 6 वर्ष पहले कंप्लीट हो जाए तो 65 वर्ष पहले कंप्लीट हो जाए, जो भी कंप्लीट पहले हो जाएगा उसकी जो है खत्म हो जाएगा उसका कार्यकाल। अगले क्वेश्चन में पड़ेगा आपका 21 नंबर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का जो मुख्यालय है कहाँ पर इसकी स्थित है? रोम में है, पेरिस में है, जेनेवा में या न्यूयॉर्क में? बताइए। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पेरिस में, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय आपका पेरिस में स्थित है, ठीक है। इस संगठन की स्थापना आपकी वर्ष 1945 में की गई, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे आपका 22 नंबर, कहते हैं भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? बताइए। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? तो भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक आपका राष्ट्रपति होता है, ठीक है। राष्ट्रपति होता है, जो आपका सी विकल्प देगा, साथ ही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। यह संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत संसद द्वारा स्थापित नीति है, जिसमें संसद द्वारा पारित कानूनों द्वारा समय समय पर धन जमा किया जाता है, ठीक है। इस निधि से धन निकालने के लिए जो है संसद की अनुमति आवश्यक होती है, ठीक। चलिए, अगले क्वेश्चन में 23 नंबर है। हड़प नीति किस गवर्नर से संबंधित है? हड़प नीति जो है किस गवर्नर से संबंधित है? तो हड़प नीति का जो संबंध है आपका साथी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी से, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प, सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हड़प नीति जो है लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई वारिस नहीं है, तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, ठीक है। चलिए, अगला है आपका 24 नंबर। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेल्सन हेल क्या हेलेंस कहाँ स्थित है? बताइए। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। क्लियर है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका की कासकांड श्रेणी में स्थित है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 25 नंबर। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? बताइए। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर खाने का सोडा है, ठीक है। खाने का सोडा है तो बेकिंग सोडा, जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम आपका खाने का सोडा है तो बेकिंग सोडा होता है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 26 नंबर। कनिष्क किस वंश का शासक था? बताइए। कनिष्क जो है किस वंश का शासक था? तो कनिष्क जो है आपका कुषाण वंश का शासक था, ठीक है, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। वो जो है 78 ईस्वी में भारत का शासक बना था, ठीक है। क्लियर है। चलिए, और कनिष्क के बारे में एक याद रखिए, उसने जो है 78 ईस्वी में जो है शक संवत का जो है प्रारंभ किया था। शक संवत जो हमारा कैलेंडर है ना, भारतीय कैलेंडर, उसका प्रारंभ किया था। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका है 27 नंबर। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? बताइए। अशोक के अधिकांश शिलालेख जो है किस लिपि में लिखे गए हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, अशोक के अधिकांश शिलालेखों की बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अशोक के शिलालेख के ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक तथा खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है, ठीक है, परंतु अधिकांश शिलालेख जो आपके ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका 28 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है किसका? बताइए। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है किसका? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संभाव्य संसाधन का, ठीक है, जो आपका सील विकल्प देगा आपका राइट आंसर। लद्दाख में प्राप्त यूरेनियम एक संभाव्य संसाधन है क्योंकि इसका उपयोग किया जा सकता है, इसलिए यह संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 29 नंबर। 29 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली पवन को क्या कहते हैं? मतलब हवा को क्या कहते हैं? दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली पवनों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, इसको जो है
सी ब्रिज कहते हैं, यानी कि सागरीय समीर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, हिंदी में आपका पूछा जाएगा तो सागरीय समीर कहते हैं इसको। ठीक है, तो दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली पवनों को आपका सागरीय समीर यानी कि सी ब्रिज कहा जाता है, जो आपका ए विकल्प देगा, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सूरज के बाद तथा रात्रि के समय स्थल से सागर की ओर बहने वाली पवनों को आपका स्थलीय समीर कहते हैं, यानी कि लैंड ब्रिज कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका 30 नंबर। राज्य की विधायिका अंग में अंग से अभिप्राय क्या है, बताइए। राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय क्या है, तो देखिए, राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय राज्य के नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि से है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को। परंतु कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल होते हैं, होने के कारण जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्य भी राज्य की विधायिका में शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 31 नंबर। क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं होती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय भूकंपीय तरंगे नहीं है। तो भूकंपीय तरंगे आगे की बात की जाएगी तो आपका आइडेंस हो जाएगा पोताशय तरंगे। ठीक है, पोताशय तरंगे आपकी भूकंपीय तरंगे नहीं होती, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका आइडेंस है। जबकि अनुदैर्ध्य पृष्ठ तथा अनुप्रस्थ तरंगे आपकी भूकंपीय तरंगों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इन्हें PSL तरंगे भी कहा जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आपका 32 नंबर। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है क्या, बताइए। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या सम्मिलित है, गैस है, बिजली है, लौह इस्पात या सभी के सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ये सभी। ठीक है, जो आपका दिया गया पे टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण कार्य होता है, जिस कारण से इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, जैसे कि गैस, बिजली, लौह इस्पात, वाहन उद्योग, वस्त्र उद्योग आदि इस क्षेत्र के अंतर्गत जो है आते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 33 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे 33 भी आपका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला आपका जो है आपका बलिया जिला है। ठीक है, जो आपका दिया गया पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, और पश्चिमी जिला आपका शामिल है, शामली है, शामली। ठीक है, चलिए सहारनपुर तथा जो है आपका उत्तरी है, और सोनभद्र जो आपका दक्षिणी जिला है सबसे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका 34 नंबर। एक संचार मार्ग जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करता है वह क्या कहलाता है। एक संचार मार्ग जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करता है वह क्या कहलाता है, तो वह आपका कहलाता है साथियों मीडियम। मीडियम कहलाता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका 35 नंबर। बताइए राइट आंसर होगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन, बताइए। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों महात्मा गांधी। जो आपका डी विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो है महात्मा गांधी द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा है। ठीक है, क्लियर है, तो ऑटोबायोग्राफी है इनकी। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 36 ताज महोत्सव किस महीने में मनाया, बताइए। ताज महोत्सव जो है किस महीने में मनाया जाता है, ताज महोत्सव की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर साथियों फरवरी के महीने में। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी का विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। चलिए ताज महोत्सव जो है आपका फरवरी के महीने में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 37 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर होगा निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रियाल नहीं है। कुवैत की, करत की, ओमान की या सऊदी अरब की। किस देश की मुद्रा आपकी रियाल नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कुवैत की मुद्रा। ठीक है, कुवैत की मुद्रा आपकी दिनार है, रियाल नहीं है। ठीक है, इसकी जो मुद्रा है क्या है, तो इसकी मुद्रा आपकी दिनार है। ठीक है, चलिए बाकी सबकी जो दी गई है, देखिए सऊदी अरब, ओमान, करत तथा यमन की मुद्रा आपकी रियाल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 38 नंबर। शिमला समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था, बताइए। शिमला समझौता जो है किन दो देशों के मध्य हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है भारत तथा पाकिस्तान के बीच, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद आपका वर्ष 1972 में शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। ठीक है, इस समझौते पर जो है भारत की ओर से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने और पाकिस्तान की ओर से
जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी है। अच्छी लगी क्लास को लाइक करिए, चैनल में पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में फिर क्लास के बारे में जरूर दीजिए, और हमें जो है आंसर दीजिएगा कि आपने जो है 38 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन जो आपने राइट किए हैं। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।